सर कितना पेज छोड़ दे आज के लिए? आज के लिए तो अभी स्टार्ट ही किए हैं बेटा। इवन आई वॉज लेट। सारे जो भी डाउट थे आई होप कि सबने क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा दैट इज अब देखिए मोमेंट का वैल्यू भी ज्यादा, दैट इज द लीवर आर्म को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसी दरवाजे को स्विंग करने के लिए। वहीं अगर आप लीवर आर्म कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, तो भाई डिपेंड किस पे करेगा, जो भी ना ओके। तो अगर मैं देखिए हमने यहाँ पे जो डी रिक्वायर्ड निकाला है, ये डी रिक्वायर्ड हमने कंप्रेशन साइड को यूज करते हुए निकाल लिया था, कंप्रेशन साइड को यूज करते हुए निकाल लिया था। और ये मोमेंट गिवन मोमेंट है और Q दिस इज द वैल्यू एंड B इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों अब इसी तरीके से अगर हमें टेंशन साइड से वैल्यू निकालना है एसटी बैलेंस के लिए, जो कि इसी कंसेप्ट पे आधारित है, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग ये जानते हैं दैट इज एम आर इज इक्वल टू दिस इज द टी ए इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। अगर मैं बैलेंस सेक्शन के लिए बात करूंगा तो मैं ये जानता हूं, बैलेंस सेक्शन के लिए मैं ये जानता हूं कि एक्स ए का वैल्यू एक्स सी होगा और एक्स सी का वैल्यू के इंटू डी, टी ए का वैल्यू सिग्मा एस टी होगा। टी ए का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा एस टी हो जाएगा, टी ए बाई एम, एम से एम कट जाए कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम लोग उसको ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम ये जानते हैं टी ए का वैल्यू सिग्मा एस टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज एम आर इज इक्वल टू टी ए की जगह हो गया सिग्मा ये आएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एम आर इज इक्वल टू टी ए की जगह हो गया सिग्मा एस टी और ये हो जाएगा ए एस टी। यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो डी माइनस के डी बाई 3, इसमें से डी कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी और ये हो जाएगा 1 माइनस के बाई 3। 1 माइनस के बाई 3 को मैं लिख सकता हूँ दैट इज द लीवर आर्म कोएफिशिएंट, वी नो दैट, so it can be written like this, so that is the mr is equal to sigma est into ast into d into j। तो भाई अगर हमें यहाँ से ast लिखना है तो ast क्या लिखा जाएगा, ast लिखा जाएगा mr अपॉन सिग्मा est d into j, ये नोट jd लिख सकते हो आप इसको, that is the jd। तो जेडी को मैं लीवर आर्म भी बोल सकता हूँ, जेडी को मैं लीवर आर्म भी बोल सकता हूँ, दिस इज द जे इंटू डी, तो ये लीवर आर्म ही कहा जा सकता है ना। तो कई बार ये भी रहेगा कि मैं आगे जब डेरिवेशन करूंगा तो जेडी लिखूंगा, तो जेडी डिनोट फॉर द लीवर आर्म, ये किसको डिनोट करता है, ये लीवर आर्म को डिनोट करता है, जेडी डिनोट फॉर द लीवर आर्म। ठीक है, तो ये रिजल्ट एग्जाम में आ रखा है, सो यू कैन रखना नहीं है बट ध्यान रख लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं, नोट कर लो।
चलो दोस्तों, तो ये हमारे पास में डी रिक्वायर्ड की इक्वेशन हो गई। इसके द्वारा हम लोग जब डिजाइन करेंगे, डिजाइन वाला चैप्टर करेंगे, तो इस चैप्टर को यूज करते हम लोग वैल्यू निकालेंगे एंड देन विल प्रोसीड। एंड ये आपको ध्यान रखने के लिए कि ऐसा कुछ होता है, आपको रटना नहीं है, आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो बताओ इसमें किसी को। sorry, this is the D required, this is the D required depth, ये न्यूट्रल एक्सिस नहीं है, ये मेरा मिस्टेक है। दिस इज द रिक्वायर्ड डेप्थ, किसी भी गिवन मोमेंट के लिए आपको कितना डेप्थ निकालना होगा उसका डेरिवेशन है ये, ठीक है ना, ये उसका डेरिवेशन है, इसको करेक्ट कर लो। दिस इज द D required ओनली, D required ओनली। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हो गया। नाउ अब आते हैं दोस्तों हमारे पास जो कि नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है ना। जितना बेसिक हमारा बनना है जो एक्चुअल डेप्थ के लिए, क्रिटिकल डेप्थ के लिए, एमआर के लिए, अंडर के लिए, ओवर के लिए, बैलेंस के लिए, है ना, वो सारा बन चुका है। तो यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फॉर द टाइपिंग की कोई डाउट जो भी। और केस साइड वाले से एसटी निकालें बेटा। और ये एसटी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? ये एसटी हम बात कर रहे हैं एक्सए की जगह एक्सी हो गया, उसकी जगह केडी लिखा, तो ये एसटी बैलेंस है। तो अगर आपसे बैलेंस के लिए पूछा जाए तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। और कोई डाउट किसी? क्यू क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट, और जिसका वैल्यू ये होता है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। सारा लिख तो रखा है, जिसका भी डाउट था। ये सब डेरिवेशन को लर्न भी करना है प्री के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ध्यान जरूर रखना है राजन, ये डेरिवेशन प्री में नहीं आते हैं। और ना ही आपका एग्जाम का जो मोड है, एग्जाम का जो मोड है वो डेरिवेशनल टाइप है। अगर ईएससी की बात करते हैं या गेट की बात करते हैं तो वहां पे ये आपको पूरा पता होना चाहिए कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम का मोड वही है। आपका वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके हैं। सो आपको बस आइडिया होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ करते हैं, और ये वैल्यू है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। दैट्स वन ओनली। So need not to be remember all the derivations, but the final results। और कुछ इफेक्टिव बातें हैं, जैसे ये किस पे कर रहा है, ये किस पे कर रहा है, ये वैल्यू क्या क्या होते हैं, तो ये ध्यान रहे। आया कैसे उसको जेईएन वालों को मतलब नहीं है, बट हाँ गेट यूपीएससी वालों को तो हर बात से मतलब है, ठीक है ना। तो वो फिर अलग उसकी बात होती है। राजन रिक्वायर्ड डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ में डिफरेंस बता दीजिए। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। रिक्वायर्ड डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ जो है वो एक ही चीज है। कारण भी बता दूं, क्योंकि हमने जो ये डेप्थ निकाला है, ये डेप्थ जो हमने निकाला है वो एमआर बैलेंस, यानी कि गिवन मोमेंट को हम बैलेंस मोमेंट के रिस्पेक्ट में मान के बात कर रहे हैं। और बैलेंस के लिए एक्सए इज इक्वल टू एक्सी होता है, और एक्सी जो होता है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है। मतलब यहाँ से जो डेप्थ निकली है वो क्रिटिकल भी है और न्यूट्रल भी, रिक्वायर्ड भी है। तो इतना कम से कम देना है। दैट्स वन ओनली। पुट करते हैं बैलेंस और अंडर, ओवर नहीं करते हैं। अंडर एनफोर्स के लिए बात करता हूं, तो ये हो जाएगा अंडर एनफोर्स में टी ए का वैल्यू सिग्मा एस टी होता है, और सी ए का वैल्यू लेस देन सिग्मा सी बी सी होता है। तो ये हो जाएगा सी ए, ये हो जाएगा एक्स ए, दिस इज द डी माइनस एक्स ए, दिस इज द सिग्मा एस टी बाई एम। तो ये अंडर एनफोर्स सेक्शन के लिए रिलेशन हो गया। अगर मैं ओवर के लिए बात करता हूं तो सी ए का वैल्यू सिग्मा सी बी सी हो गया, टी ए लेस देन हो गया सिग्मा एस टी। तो अगर मैं ओवर के लिए बात करूंगा
तो ये हो जाएगा सिग्मा CBC, दिस इज द XA, दिस इज द D माइनस XA एंड दिस इज द TA बाई M। तो ये इन सिग्मा CBC और TA में रिलेशन हो गया। अगर CA और TA में रिलेशन चाहिए, CA और TA में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो सिग्मा CBC, यहाँ पे लिख दो दैट इज द सिग्मा EST बाई M, दिस इज द XA, दिस इज द D माइनस XA बैलेंस सेक्शन के लिए। तो ये इन दोनों में रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये ओवर के लिए, ये अंडर के लिए, ये बैलेंस के लिए है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री। सो अकॉर्डिंगली यू कैन डिटरमाइन द जो भी आपके पास सेक्शन रहता है। क्लियर नदीम? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई डाउट मुझे दिख नहीं रहा, कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, अभी तक हमने डिजाइनिंग वाले पार्ट में एनालिसिस जो भी हम करते आ रहे थे, उसमें किया क्या है और प्रॉब्लम कैसे आएगी, कैसे पूछी जाएगी, वो बता रहा हूं। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो भी हम करेंगे आगे 5 मिनट के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी बातें भी हमने करी उसका काम क्या है, कैसे है, और स्टेप्स क्या होंगे, बिना रटे कैसे याद रखना है। मेंस में प्रॉब्लम आता है तो क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में क्या चीज क्लिक करनी चाहिए और क्या है करना है, एग्जैक्टली करना क्या होता है। मतलब कई बार बोलते हैं ना, आप क्वेश्चन में सुना होगा कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अरे भाई है क्या चीज, वही चीज बता रहा हूं मैं, जो सारांश है। तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि कोई भी डायमेंशन दे रखा है तुम्हें, B और D दे रखा है ना, विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, और एरिया ऑफ स्टील दे रखा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील दे रखा है, और मॉड्यूलर रेशियो दे रखा है। ये सारा डेटा तुम्हें गिवन है, और तुमसे पूछा गया कि भाई ये सारा मटेरियल जब मैं लगाता हूँ बीम के अंदर, तो ये बीम कितना मोमेंट रजिस्ट कर सकती है, यानी कि MR कितना होगा वो आपको बताना है। एवरीथिंग इज गिवन, राइट। सो MR कितना होगा वो आपको बताना है। तो MR कितना होगा वो बताना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे बेसिक बातें लिख देता हूँ। बेसिक बातें क्या हो जाएगा, बेसिक बातें हो जाएगी दैट इज MR जो होता है दैट इज द 1/2 B इंटू XA इंटू CA इंटू D माइनस XA बाई 3, D माइनस XA बाई 3। दूसरा हो जाएगा MR इज इक्वल टू TA इंटू EAST दैट इज द D माइनस XA बाई 3। और XA जो होता है, XA का जो वैल्यू निकलता है दैट इज क्या निकलेगा, B इंटू XA इंटू XA बाई 2 इज इक्वल टू M इंटू AST दैट इज द D माइनस XA, दैट इज द D माइनस XA। हियर इट इज, ये हम लोग जानते हैं, है ना, ये हमने पहले से कर रखा है। और XC का जो वैल्यू होता है दैट इज द K इंटू D, दैट इज द K इंटू D। ये भी हम लोग देख चुके हैं, ये बातें हम लोग निकाल चुके हैं जनरल फॉर्मुलेशन में। अब आपको क्या है, अब आपको दे रखा है B गिवन है, D गिवन है, B गिवन है, D गिवन है, एरिया ऑफ स्टील आपको दे रखा है, एरिया ऑफ स्टील दे रखा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट माने FCK और FY, FCK और FY ये आपको गिवन है, ये आपको जो है वो गिवन है। और आपसे पूछा गया कि भाई MR का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए कंसेप्ट क्या लगेगा, इसके लिए कंसेप्ट क्या लगेगा, इसके लिए कंसेप्ट क्या लगेगा। तो भाई मुझे निकालना है क्या, MR निकालना है। इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज कर सकता हूं, देखते हैं क्या क्या होगा। तो इस इक्वेशन में मेरे पास ये पता है, ये पता है, इन दोनों को छोड़ देता हूं, ये पता है, ये B और D दे रखा है, 3 कैलकुलेटर जानता है। मेरे पास में 2 अननोन बच गए। अगर ये वाली इक्वेशन लेता हूं तो 2 अननोन बच गए, XA और CA।
अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूं तो भाई ये पता है, ये पता है, इसमें भी दो अननोन है, एक्स ए और टी ए। एक्स ए का वैल्यू मैं अगर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, बी मुझे गिवन है, एक्स ए में कैलकुलेट करना ही है। एम का वैल्यू मॉडुलर रेशियो पता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है तो मॉडुलर रेशियो निकाल सकते हैं। एएसटी मुझे गिवन है, डी गिवन है, एक्स ए। तो यहां से मेरे पास में एक्स ए बड़े आसानी से निकल आएगा, एक्स ए निकल आएगा, कोई इशू नहीं है। तो भाई एक्स ए भी मुझे पता है, एक्स ए भी पता है, इसमें भी एक्स ए पता है, इसमें भी एक्स ए पता है। अब पॉइंट ये आता है कि भाई मेरे पास में अगर मैं ये इक्वेशन यूज करता हूं तो सी ए का वैल्यू क्या पुट करूं, अगर ये इक्वेशन पुट करता हूं तो टी ए का वैल्यू क्या पुट करूं। प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम ये नहीं आ रही कि एक्स ए का वैल्यू क्या है, एक्स ए का वैल्यू तो दोनों में कॉमन है, कोई सा भी उठा के रख दो, लेकिन सी ए और टी ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि सेक्शन अंडर है, ओवर है या फिर बैलेंस है। क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास में सी ए का वैल्यू अगर अंडर एनफोर्स सेक्शन है तो भाई मैं टी ए का वैल्यू सिग्मा एस टी पुट कर दूंगा। अगर ओवर एनफोर्स सेक्शन है तो सी ए का वैल्यू सिग्मा सी बी सी पुट कर दूंगा। और अगर बैलेंस सेक्शन है तो मैं दोनों में से कुछ भी पुट करता हूं, कुछ भी पुट कर सकता हूं, हाँ या ना, यस और नो। तो भाई अगर मेरे पास में अंडर एनफोर्स सेक्शन आ जाता है तो मैं टी ए का वैल्यू सिग्मा एस टी पुट कर दूंगा, सी ए का वैल्यू ओवर के लिए सी ए सिग्मा सी बी सी बन जाएगा, बैलेंस के लिए हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं जानता हूं, ये कंसेप्ट से जानता हूं जो अभी तक मैंने सारी बातें करी हैं। तो सी ए और टी ए का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा अंडर अवर और बैलेंस, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा अंडर अवर और बैलेंस। तो मैं एक्स से निकाल चुका हूं, एक्स में निकालूंगा, ग्रेड ऑफ स्टील को ध्यान में रख, ग्रेड ऑफ स्टील से के का वैल्यू ग्रेड ऑफ स्टील से मिलेगा। तो वहां से मैं क्या करूंगा, एक्स निकल आएगा। अगर एक्स ए लेस देन आ जाता है एक्स सी से तो अंडर हो गया, अंडर हो गया तो टी ए का वैल्यू सिग्मा एस टी, इस वाली इक्वेशन पुट करो, आंसर निकालो, बात खत्म। ये 20 मार्क्स या 30 मार्क्स आ गए। अगर मेरे पास में एक्स ए का वैल्यू ज्यादा आ जाता है एक्स सी से तो ये सेक्शन बन गया ओवर एनफोर्स सेक्शन, और फिर ओवर के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, सी ए की जगह सिग्मा सी बी सी पुट कर देंगे। ये लो जी, ये 30 मार्क्स आ गए मेंस के। और अगर बैलेंस आ जाता है तब तो कोई इश्यू नहीं है, तब तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों में से जो इच्छा जो मर्जी पड़े वो रख दो। क्लियर हो गया। तो अगर एम आर निकालना है तो फिर कंसेप्ट क्या हो गया, पुट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सेक्शन। तो स्टेप क्या बन गया, सबसे पहला स्टेप बन गया एक्स ए, दूसरा बन गया एक्स सी। अब मुझे पता है एक्स सी क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे सी ए टी ए का वैल्यू पुट करने के लिए अंडर अवर और बैलेंस सेक्शन देखना है, इसीलिए मैं एक्स सी निकाल रहा हूं। तो पहला स्टेप हो गया एक्स ए निकालना, फिर हो जाएगा एक्स सी निकालना, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, यानी कि सेक्शन डिफाइन करेंगे, अंडर अवर या बैलेंस। सेक्शन पता लग गया, अकॉर्डिंगली इक्वेशन यूज करेंगे, आंसर निकालेंगे। दिस इज द कंसेप्ट, क्लियरिटी। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? तो एक प्रॉब्लम आपके पास ये बन सकती है जो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब अगर मैं ये प्रॉब्लम एक ये बन सकती है, दूसरा प्रॉब्लम बता देता हूं और क्या प्रॉब्लम बन सकता है। और प्रॉब्लम ये बन सकता है कि क्या बन सकता है, ये तो एम आर हो गया, यहाँ पे एम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको बी दे दिया, डी दे दिया, ए एस टी दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और मोमेंट भी दे दिया, मोमेंट भी दे दिया। और मैंने आपसे पूछा कि भाई कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेस कितनी आएगी, कंसेप्ट क्या होगा, सुनना ध्यान से। मैंने आपको बी और डी दे दिया, 300 × 600 का कोई सेक्शन है और जिसमें 4 बार 25 mm डाया की लगी है, 25 और 415 स्टील लगा है ना। और ये जो सेक्शन है उसके ऊपर 300 यूनिट का मोमेंट लग रहा है। इस मोमेंट के रेस्पेक्ट में
इस मोमेंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, जो है वो कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेस कितनी आ रही है वो बताना है। तो भाई मुझसे पूछा ही अभी ये गया है कि CA और TA का वैल्यू क्या होगा, तो अब आप मुझे ये बताओ कि जब मुझे पूछा ही CA और TA का वैल्यू गया है तो मैं क्या इसमें अंडर अवर और बैलेंस सेक्शन चेक करूंगा क्या? टेल मी एवरीवन, क्या ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या? भाई हम CA और TA का वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसके लिए ही तो हम लोग सेक्शन चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमें इसी का वैल्यू पूछ लिया गया। तो क्या करना है कि भाई इस MR की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, जो भी मोमेंट है वो यहाँ पुट कर देंगे बस। बाकी 1/2 पता है, B पता है, XA को भी होल्ड कर देते हैं, CA तो मुझे निकालना ही है, D पता है, XA की इक्वेशन में सब कुछ गिवन है, यहाँ से XA निकालो, यहाँ से XA निकालो, यहाँ पुट कर दो, बाकी सब कुछ दे रखा है, ओनली CA अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन, आंसर निकाल लो। तो पहला स्टेप क्या बन गया, XA निकालो, दूसरा स्टेप क्या बन गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये लो 20 मार्क्स हो गए मेंस के, ठीक है। फिर इसमें क्या करो, इसके अंदर तुम्हें जो मोमेंट गिवन है यहाँ पुट कर दो, AST तुम्हें दी है, सब पता है, XA निकाले हुए हो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये लो। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ये हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये भी एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है जो आपसे पूछा जाता है, पूछा जाता नहीं जाता ही है। 30 मार्क्स का प्रॉब्लम है ये जो अभी मैं बता रहा हूं, ये 30 मार्क्स, जबकि ये कुछ भी नहीं है। अब प्रॉब्लम और क्या पूछ सकते हैं तुम्हें, अब प्रॉब्लम तुमसे क्या पूछा जा सकता है, देखिए तीसरा हो जाएगा, तीसरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, B पता है, D पता है, और आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं दे रखा है, और ये वैल्यू दे रखी है, ये नहीं है। कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट क्या होगा, वीरेंद्र सर ये क्वेश्चन आते हैं मेंस, बिल्कुल आते हैं भाई, ये 30 मार्क्स हैं मेंस के, JEN के लिए। EAC मेंस में 7 या 8 मार्क्स का है, गेट के अंदर 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है, ये जो भी हम बात कर रहे हैं। MR की जगह बेंडिंग मोमेंट क्यों, प्रिंस बेटा इस वाले प्रॉब्लम में जब हम मोमेंट दिए थे भाई, हमें ये थोड़ी बोला गया कि जो मोमेंट में दे रहा हूं वो MR बैलेंस के बराबर है, ये तो नहीं पता है। अगर MR बैलेंस हो जाता, मान लो मैं इस वाले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, कहां गया, इस वाले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, इसको हमने यहां पुट किया था, मान लीजिए इस वाले गिवन सेक्शन के लिए अगर MR बैलेंस 300 का होता है, 300 के रेस्पेक्ट में CA का वैल्यू सिग्मा CBC हो जाएगा, TA का वैल्यू सिग्मा ST हो जाएगा, ये बैलेंस का मोमेंट हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे पास 300 का नहीं लग रहा है, 200 का ही लग रहा है, अब बताओ कंक्रीट में और स्टील में स्ट्रेस कितनी होगी। दैट्स व्हाई आई रिटन हियर द बेंडिंग मोमेंट। प्रिंस चलिए इसका आंसर बताइए, तीसरे का क्या होगा, अनुज कह रहा है M और MR में क्या डिफरेंस है। M इज द गिवन मोमेंट, MR इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो तो अब इसमें क्या होगा कि भाई मुझे B दिया, D दिया, एरिया ऑफ स्टील निकालना है, एरिया ऑफ स्टील मुझे निकालना है, और FC के FY पता है, CA TA के बारे में कुछ बोला नहीं गया, मोमेंट दे रखा और ये निकालना। चलो देखते हैं क्या कहानी होगी। तो एरिया ऑफ स्टील निकालना है, तो एरिया ऑफ स्टील निकालना तो भाई मेरे पास में जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन होगी ये वाली,
यही फाइनल हो गया। इसके अंदर अगर देखा जाए तो इस MR की जगह ये मोमेंट पुट कर देंगे तो ये पता है। अब इस इक्वेशन में जो अननोन है ना उसके बारे में सोचना है, बाकी कुछ दिमाग में लाओ ही मत, कोई सी भी रामायण छोड़ो। MR की जगह ये मोमेंट पुट कर देंगे, TA को भी छोड़ देते हैं, AST तो खैर मुझे निकालना ही है तो इसको तो वैसे ही है। D का वैल्यू जो है, D का वैल्यू जो है वो क्या होगा, गिवन है, D गिवन है x है। तो इस इक्वेशन में अब मेरे पास में तीन चीजें हैं जिसके बारे में मुझे सोचना होगा। एक हो जाएगा x है, दूसरा हो जाएगा TA एंड तीसरा AST तो खैर निकालना ही निकालना है। तो बचे दो, कौन कौन सा, TA और XA का वैल्यू। ठीक है, XA के पार्ट में आते हैं तो XA के अंदर मेरे पास B पता है और M पता है, D पता है, बट यहाँ पे दो अननोन है, दो अननोन है। कौन कौन सा, एक तो XA और एक AST, XA और AST। तो एक इक्वेशन और दो अननोन अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है। XA को भी होल्ड कर देते हैं, क्या होगा नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ देते हैं अभी 2 मिनट के लिए। बट इस वाले फैक्टर के लिए क्या बात करें, क्योंकि ये मैं जानता हूं अगर अंडर हो गया तो सिग्मा ST के बराबर पुट कर देंगे, और अगर ओवर हो जाता है, अगर ये ओवर हो जाता है तो मैं सिमिलर ट्राइंगल को यूज करते हुए यहां से वैल्यू निकाल सकता हूं, TA/M, और ये हो जाएगा XA, ये D माइनस XA से यूज करते हुए। कल हम देख चुके हैं ओवर के लिए CA का वैल्यू सिग्मा CBC हो जाएगा, XA अगर पता होगा तो यहां से TA का वैल्यू निकल सकता है। तो अगर मेरे पास अंडर अवर और बैलेंस सेक्शन आ जाता है तब उस केस में मैं यहां पे इसका वैल्यू लिख सकता हूं। लेकिन अभी तक हम अंडर अवर और बैलेंस सेक्शन की जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं XA और XC को लेके, जबकि XA वाली इक्वेशन में खुद दो अननोन है, एक तो वही है जो मैं निकालना चाहता हूं। तो फिर नहीं समझ में आ रहा अंडर अवर और बैलेंस की बात कैसे करें। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज और होती है अंडर अवर और बैलेंस सेक्शन की बात करने की, वो होती हैं, क्या होती हैं, उसको हम चेक करते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट आपको गिवन है, ये वाला जो वैल्यू दे रखा है जिसके लिए आपको स्टील निकालना है, अगर ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, जिसको मैंने M से BM लिख देता हूं, ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू अगर लेस देन आ जाता है MR बैलेंस से, MR बैलेंस से अगर लेस आ जाता है तो गिवन मोमेंट इज लेस देन द MR बैलेंस, देन इट इज बिलोंग टू द अंडर एनफोर्स सेक्शन, एंड उसकी जगह TA की जगह सिग्मा ST पुट कर देंगे। अगर ऐसा हो गया कि जो मुझे मोमेंट दिया गया वो MR बैलेंस से कम है तो क्या बन गया, अंडर बन गया। अंडर की जगह TA का वैल्यू क्या बन गया, सिग्मा ST। अब इस इक्वेशन में ओनली एक ऐसा अननोन है जो बचा है, ये तो मुझे निकालना ही निकालना, अब ओनली XA बचा है। अब मैं क्या कर सकता हूं, दो इक्वेशन और दो अननोन, एक AST और एक XA। तो आप इसको साइमल किसी को किसी में पुट करके आंसर निकाल लो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा, है ना। अगर एक गिवन बेंडिंग मोमेंट MR बैलेंस से लेस है तो ये अंडर एनफोर्स होगा, जिसके लिए TA का वैल्यू सिग्मा ST पुट कर देंगे। अगर गिवन बेंडिंग मोमेंट ज्यादा हो जाता है MR बैलेंस से तो ये ओवर एनफोर्स हो जाएगा। ओवर के लिए इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम लोग रिलेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये बराबर आ जाता है तब तो कोई इश्यू नहीं है, तब तो सीधा सीधा वैल्यू निकल आएगा। ये ESC के बेसिक क्वेश्चन है, ये वाली जो बात कर रहे हैं ये आते हैं, और JEN में भी आते हैं, SSC JEN या स्टेट PSU में आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो अंडर ओवर और बैलेंस के लिए अगर हम बात करें, अंडर ओवर और बैलेंस के लिए अगर हम बात करें, अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर लेस देन है तो अंडर होगा। गिवन बेंडिंग मोमेंट अगर लेस देन है MR बैलेंस से तो भी अंडर होगा। परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड अगर लेस देन है परसेंटेज ऑफ स्टील बैलेंस से तो भी अंडर होगा। कोई भी चीज अगर बैलेंस के रिस्पेक्ट से अगर लेस है तो वो अंडर होगी,
अगर ज्यादा है तो ओवर होगी, बराबर है तो बैलेंस होगी। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट जो भी हम बात कर रहे हैं। और ये मैं बता दूं, दिस इज द बेस्ट वे टू सोल्व एन नंबर ऑफ द प्रॉब्लम विद इन फ्यू मिनट्स। जो भी हम 5 मिनट की बात कर रहे हैं ना कि सर ये इतने सारी एक साथ चीजें बता दी, क्या है, आप यहाँ पे 1 मिनट नहीं 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, और जो चीज मैंने यहाँ पे बताई है वो खुद को एक बार रिकॉल करो कि भाई ये है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, फिर मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि इसका आंसर बताओ, तो क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, ये करके बताओ, तो क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये करेंगे। दोस्तों, एग्जाम में समय नहीं होगा कि आप सोचो कि अब करना क्या है। टाइम नहीं रहता एग्जाम में। क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग क्लिक करना चाहिए, और वो तभी क्लिक कर पाएगा जब आपके माइंड के अंदर ये पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। तो मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दे रहा हूं कि जो है वो खुद को एक बार बताओ। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें एक साथ है, लेकिन जरूरी है, कंपटीशन के लिए तो जरूरी है। टॉप ऐसे नहीं होता कंपटीशन एग्जाम। गो थ्रू इट। एमआर बैलेंस निकालेंगे और उससे पता करेंगे कि अंडर है या ओवर है। अच्छा, ये तो दूसरा आंसर दिया। चंदन, बैलेंस सेक्शन को कंसीडर करके हम निकालेंगे। अच्छा, किसी चीज का आंसर दिया होगा। नो प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बेटा जी, अभी आप यही चीज तो आप इसको फोकस करो। प्रॉब्लम तो कोई 1-2 प्रॉब्लम कराएंगे, हजारों प्रॉब्लम थोड़ी होगी क्लास में। लेकिन अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आप कितनी भी प्रॉब्लम कर सकते हो। सर, प्री में आ रखे हैं, ये मेंस में, दोनों में आते हैं। जिस तरीके से जेईएन अपना लेवल बदल रहा है, ये दोनों के लिए है। राजन, बहुत हायर का। अबे हायर क्या है, कौन बोल रहा है ये हायर? ये हायर चीजें हैं? ये हायर नाम की कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है दोस्त। जो चीज मेरे लिए आसान है, आसान इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी है, कंसेप्ट में क्लियरिटी है। जिसमें क्लियरिटी नहीं होती है ना, उसी को हायर बोलते हो। हायर कंसेप्ट, बहुत ज्यादा डेप्थ। बताओ, बहुत ज्यादा डेप्थ की बातें एमटेक और पीएचडी में होती हैं। कंपटीशन के लिए नॉर्मल बातें हैं, और ये नॉर्मल सी चीजें हैं। हायर, एसएससी जेईई वाले हायर की बात करते हैं। थर्ड वाला कंसेप्ट दोबारा बता दो। थर्ड वाले कंसेप्ट में जब बेंडिमेंट और एमआर दोनों दिए रहेंगे तब ना। नहीं नहीं, थर्ड वाला, अच्छा हाँ, एमआर बैलेंस। हाँ, एमआर बैलेंस क्यों दिया होगा, सॉरी क्यों दिया होगा एमआर बैलेंस? एमआर बैलेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इज क्यू बी डी स्क्वायर या 1/2 सी जे के बी डी स्क्वायर। नहीं निकाल सकता एमआर बैलेंस। हमें B गिवन है, D गिवन है, C ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमें गिवन है, तो सिग्मा CBC आ गया। K गिवन है, ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है, तो K निकाल सकते हैं। J हम 1 - K/3 होता है। सो दिस विल गिव यू द MR बैलेंस। सो MR बैलेंस नॉट गिवन, ये नहीं होगा। यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन। By this you can determine the value of the MR balance and then you will compare with the given moment. अगर MR बैलेंस, सॉरी गिवन मोमेंट, अगर MR बैलेंस से लेस है तो अंडर हो गया। ठीक है, चलिए। आस्था, कुंदन, वीरेंद्र, शेख, निखिल, चंदन, अंकित, आपका ये थर्ड वाला डाउट क्लियर हो गया सबका? चलो, ओके। तो
मैं चाहता हूँ कि आप सबने एक बार खुद को समझा दिया होगा करना क्या है, क्या समझाना है। देखो जैसे मैं अगर आपकी जगह रहता हूँ तो कैसे समझाऊंगा खुद को कि अगर मुझे क्वेश्चन में बी और डी दिया है, एरिया ऑफ स्टील भी गिवन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, और मुझसे पूछा गया एमआर बैलेंस, एमआर कितना होगा। तो एमआर के लिए इक्वेशन लिखी है ये। इस इक्वेशन में मेरे पास में 1/2 बी इंटू एक्स इंटू सी ए इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3, इसमें ये इक्वेशन होती है। एक्स ए के लिए ये इक्वेशन है जिसमें सब कुछ पता है और हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, सारा डेटा गिवन है, एक्स से निकाल सकते हैं। तो एमआर निकालने के लिए मेरे पास सी ए और टी ए का वैल्यू बचा है जो मुझे नहीं पता है। तो सर ने यह बताया है कि सी ए और टी ए का वैल्यू निकालने के लिए मुझे सेक्शन को चेक करना पड़ेगा, अंडर है, ओवर है या फिर बैलेंस है। तो एक्स से निकला हुआ है, एक्स से निकाल लेंगे, दोनों को कंपेयर करके पता कर लेंगे अंडर है, ओवर है या फिर बैलेंस है। अगर अंडर हो गया तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा जिससे टी ए का वैल्यू सिग्मा एस टी हो जाएगा। अगर ओवर हो गया तो ये वाली यूज करूंगा, सी ए का वैल्यू सिग्मा सी बी सी हो जाएगा और एम आर निकाल दूंगा और ये 30 मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। प्लेट में परोस के दे रहे नंबर, बहुत मेहनत नहीं करनी जेईएन में, ठीक है। ये 30 मार्क्स हो गए। दूसरी प्रॉब्लम में सर ने क्या बताया कि बी दे रखा है, डी दे रखा है, एस टी दे रखा है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है और कोई मोमेंट का वैल्यू दे रखा है, कोई भी मोमेंट 100, 200, 150 कुछ भी वैल्यू दे रखा है। और आपसे पूछा गया कि जब ये मोमेंट लग रहा है बीम के ऊपर तो कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेस कितनी आई है वो बताइए। तो घूम फिर के इक्वेशन तो यही है। तो मुझे अब निकालना है सी ए और टी ए का वैल्यू, यही पूछा गया है। तो इस पूरी इक्वेशन में इन दोनों को छोड़ के बाकी सब पता होना चाहिए। एम आर की जगह पुट कर दूंगा गिवन बेंडिंग मोमेंट, ये पता है, ये पता है, एक्सए को भी होल्ड कर देते हैं, ये पता है एक्सए का वैल्यू निकालते हैं, सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है। तो यहाँ से एक्स निकल गया, एक इक्वेशन एक अननोन सी ए निकल गया। इसमें देखेंगे तो सब कुछ गिवन है, मतलब एक्स से यहाँ से निकाल चुके हैं तो टी ए का वैल्यू आ जाएगा। ये लो 30 मार्क्स 2013 या अभी ईयर बता दूंगा कौन सा, उसमें ये 30 मार्क्स का प्रॉब्लम है जो भी हम बताए हैं। ये लो, क्लियर हो गया माइंड के अंदर। सी ए टी ए निकालने के लिए मुझे सेक्शन चेक नहीं करना, क्योंकि मैं सी और टी ए का वैल्यू पुट करने के लिए ही सेक्शन चेक करता हूं। तो यहां से मुझे पूछा ही वही है, तो जब वही पूछा तो फिर क्यों पता करेंगे, जो है बता दो। तीसरे पार्ट में सर ने बताया कि मुझे एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना किसी गिवन मोमेंट के लिए, और ये नहीं बोला गया कि ये जो मोमेंट है बैलेंस वाला है। क्वेश्चन में लिखा गया कि मान लीजिए किसी बीम के ऊपर बीम का डायमेंशन 200 इंटू 400 का बीम है, 25 और 415 स्टील लगा है, M25 कंक्रीट और 415 स्टील लगा है, 415 ग्रेड का स्टील लगा है, और इस बीम के ऊपर 150 का मोमेंट लग रहा है। बताओ एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए। तो भाई एरिया ऑफ स्टील निकालना है तो मेरे पास में इक्वेशन रही ये वाली, एरिया ऑफ स्टील निकालना है, मोमेंट की एमआर की जगह मोमेंट पुट कर देंगे, टीए का वैल्यू भी रख देते हैं, ये मुझे निकालना है। तो एएसटी को तो भूल ही जाते हैं क्योंकि ये तो निकालना ही निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। टीए और एक्सए का वैल्यू बचा है, एक्सए का वैल्यू इससे निकालें, बट इसमें भी एएसटी आ रहा है तो इसमें दो अननोन हो गए, इन दोनों को छोड़ देते हैं। अभी पहले टीए की बात कर लेते हैं, टीए का वैल्यू क्या पुट करें। तो ये तो हम बेसिक से जानते हैं इस वाली प्रॉब्लम से ही कि अगर अंडर हुआ तो टीए का वैल्यू सिग्मा एसटी हो जाएगा, अगर ओवर हो गया तो टीए का वैल्यू सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेंगे। तो मुझे सेक्शन चेक करना पड़ेगा कि अंडर, ओवर या बैलेंस। तो सेक्शन चेक करते हैं, तो अगर मैं एक्सए और एक्सी की बात करता हूं तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सए वाली इक्वेशन में एसटी खुद आ रहा है। तो फिर क्या करें, क्या करना क्या है, जो मोमेंट आपको दिया है उसको एमआर बैलेंस से कंपेयर कर लो। एमआर बैलेंस कैसे निकालेंगे, 1/2 CJ के BD स्क्वायर। तो एमआर बैलेंस से अगर जो मोमेंट आपको दिया है वो अगर एमआर बैलेंस से कम है तो अंडर वाला होगा, अंडर वाले के लिए टीए का वैल्यू सिग्मा एसटी हो जाएगा, कहानी खत्म। अब इस इक्वेशन में ओनली एक एएसटी के अलावा एक्सए अननोन है, इस इक्वेशन में भी एक्सए और एएसटी हैं, दो इक्वेशन दो अननोन, किसी को किसी में पुट करके निकाल दो, कहानी खत्म। वो तो कैलकुलेटर सोल्व करेगा, तुम्हें क्या करना है।
ये लो, ये प्रॉब्लम हो गई, ये 30 मार्क्स का प्रॉब्लम है। दिस इज द वे बाय विच कि आप खुद को समझाएंगे कि सर ने ये बोला है। क्लियर है? मैं जहां तक समझता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलो जी, तो अब हम बात करते हैं, ये सारा हटाते नहीं, इसको रखते हैं, इसको रखते हैं। अब आप लोग मुझे जो हैं वो पहले यही बताओ, ये वाला बताओ, इसमें आपको ये बताना है कि कंसेप्ट क्या लगेगा, दैट्स ऑल, कंसेप्ट क्या लगेगा वो बताना है। 30 मार्क्स का प्रॉब्लम है ये जेईएन के लिए, बताइए क्या होगा। ओनली कंसेप्ट खुद से पढ़िए और एसएससी जेईई 2014 30 मार्क्स का प्रॉब्लम है ये, जो भी आप देख रहे हैं। सिंगली रेनफोर्समेंट, अरे यार, टीए और टीए, सीएनटीए निकालना है नदीम। ये कौन है? शुभश्री केस्टू, आस्था सीएटीए निकालना है, एमआर वाली इक्वेशन से निकाल, शुभम उपाध्याय एक्स इज द गिवन बीम इज द सिंपली सपोर्टेड, उसके लिए हम बात करेंगे। सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पान ऑफ 6 मीटर। अच्छा, एक पैरामीटर और दे दिया आपको, अगर स्पान दिया है, अगर स्पान दिया है तो आपको फिर लोड का वैल्यू भी देगा और उसके बेंडिंग मोमेंट नहीं देगा, है ना। बेंडिंग मोमेंट या तो डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट दे देगा, नहीं देगा तो फिर क्या करेगा ये, फिर क्या करेगा ये आपको जो है वो क्या करेगा, ये आपको लोड का वैल्यू देगा और स्पान देगा, जिससे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पान दे रखा है, दैट इज 6 मीटर, स्पान दे रखा है 6 मीटर, टाइप ऑफ बीम सिंपली सपोर्टेड है। आगे क्या बोल रहा है, इज रेनफोर्स विथ 4 बार 20 mm डाया, तो ये 4 बार 20 mm डाया का, तो एरिया ऑफ स्टील हमें गिवन है। The beam is subjected to 12 kilonewton per meter. Nature of the load is the UDL. This is the UDL 12 kilonewton per meter. Span है 6 मीटर, तो ये हो जाएगा क्या होगा, WL square by 8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। आगे क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट, एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट। तो जब मैं एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट लिख रहा हूं तो भाई ये मेरे पास में क्या बन गया, लाइव लोड, और अब मैं यहां से डेड लोड निकालूंगा, उससे बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा और टोटल सम करूंगा, तब जाके मेरे पास टोटल बेंडिंग मोमेंट आएगा। अगर मैं लिख देता एक्सक्लूडिंग की जगह इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, तब मुझे ये डेड लोड से बेंडिंग मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे फिर ये टोटल लोड दिया होता। ठीक है ना। तो वर्डिंग जैसा बोल रही वैसा वैसा करते जा रहे हैं हम, तो कुछ अलग से कर नहीं रहे। तो ये बोल रहा है एक्सक्लूडिंग द सेल्फ वेट मींस द लोड व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज द लाइव लोड, एंड यू फॉर द टोटल लोड यू नीड टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। कैसे निकालेंगे वो बात करेंगे। तो यहाँ पे मुझे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालने के लिए डेड लोड का वैल्यू निकालना होगा, और फिर टोटल लोड निकालेंगे और उससे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी बेंडिंग मोमेंट आएगा, पहला काम ये करेंगे, पहला काम ये करेंगे, राइट। आगे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द स्ट्रेसेस डेवलप इन कंक्रीट एंड स्टील। मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है। मॉडुलर रेशियो 19 दे रखा है, इफेक्टिव कवर 40 दे रखा है।
अब आपको मैं ये चीज बताता हूं कि कई बार आपको स्टेप लिखवा दिए जाते हैं कि टाइप प्रॉब्लम 1, टाइप 2, टाइप 3, कितने स्टेप याद रखेंगे यार। अगर मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर है तो बिना रटे मैं सारे स्टेप खुद से कर सकता हूं। कैसे? कि भाई मुझे पता है CA और TA का वैल्यू निकालने के लिए, ध्यान से देखिए, CA और TA का वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन होता है 1/2 B इंटू XA इंटू CA D माइनस XA बाई 3, और XA का वैल्यू हो जाएगा दिस इज द वन इज इक्वल टू M इंटू AST D माइनस XA बाई 3। ध्यान से देखिएगा मैं स्टेप कैसे आपके बिना रटे समझा रहा हूं। तो CA और TA निकालना, तो मैं इसको तो पहले वो कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, ये तो मुझे निकालना ही है। इसको छोड़ के सारा पता होना चाहिए, इसको छोड़ के सारा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में मोमेंट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, मोमेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो मोमेंट के लिए अगर हम करेंगे तो अगर ये मुझे इंक्लूडिंग होता तो मैं क्या कर लेता, जो भी लोड गिवन है उससे हम नेचर ऑफ बीम से WL²/8 कर लेते, यूडीएल लोड है। तो अगर ये इंक्लूडिंग होता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता, बेंडिंग मोमेंट सीधा WL²/8, खत्म बात। क्योंकि ये टोटल लोड दे रखा था हमें, बट हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर टोटल लोड नहीं दिया है। तो जब टोटल लोड नहीं दिया है तब इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब ये रहा कि भाई मुझे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालने के लिए टोटल लोड चाहिए, और टोटल लोड होगा लाइव लोड प्लस डेड लोड। टोटल लोड क्या होगा, लाइव लोड प्लस डेड लोड। लाइव लोड आपको गिवन है 12, डेड लोड हम लोग जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, डेड लोड हो जाएगा कैपिटल B इंटू D इंटू 1 इंटू गामा। RCC के लिए गामा होता है 25, B और D, B मुझे गिवन है, इफेक्टिव डेप्थ मुझे ये दिया है। कैपिटल D के लिए क्या करूंगा, इफेक्टिव कवर ऐड कर दूंगा इसमें, तो मेरे पास टोटल डेप्थ आ जाएगा। तो B पता है, D पता है, ओवरऑल डेप्थ पता है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, डेड लोड आ जाएगा। लाइव लोड मुझे पहले से पता है, टोटल सम करूंगा तो ये टोटल लोड आ जाएगा, और उसको मैं WL²/8 करूंगा तो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डेड लोड कैलकुलेट करेंगे, फिर टोटल लोड निकालेंगे, फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो ये हमारे पास पहला सीक्वेंस क्या बन गया, डेड लोड, फिर टोटल लोड एंड देन बेंडिंग मोमेंट। ये लो जी, ये निकल गया। अब क्या करना है, 1/2 कैलकुलेटर जानता है, B मुझे गिवन है, XA का वैल्यू निकालना है। तो फिर आगे हम क्या करेंगे, XA निकाल लेंगे, एवरीथिंग इज गिवन। ये लो, तीसरी बात हम क्या करेंगे, XA निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये लो, ये 30 मार्क्स हो गए। जेई 2014 में SSC जेई 2014 ये 30 मार्क्स है। क्लियर हो गया। तो सीक्वेंस क्या बन गया, डेड लोड, फिर टोटल लोड, फिर बेंडिंग मोमेंट, फिर XA और देन वैल्यू। कोई रटने की जरूरत नहीं, हमें पता है XA क्यों निकाल रहे हैं, हमें यह भी पता है डेड लोड क्यों निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे हमें पता है कि यहाँ पे इसको पुट करने के लिए जरूरत पड़ रही है। तो जिस चीज की जरूरत है वो निकालते जाओ सीक्वेंसली। और ये नॉट इन माय सब्जेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप प्रॉब्लम करते हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, सोम, FM, स्टील, RCC, स्ट्रक्चर, एनीथिंग, सबके लिए। तो अगर आपको कोई भी चीज निकालनी है तो गिवन डेटा और रिक्वायर्ड के बीच में फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को सबसे पहले लिखो, और उस रिलेशन में जो जो डेटा अननोन है उसको निकालने के लिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, जो जो कंडीशंस दे रखी है उसके रिस्पेक्ट में अननोन निकालते जाओ, ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। फिर चाहे प्रॉब्लम 4 पेज में हो या 4 लाइन में हो, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। नॉट इन माई सब्जेक्ट, फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे 12 या 13 सब्जेक्ट जो है सिविल के, सबके लिए हैं ये।
कर सकते हैं, हाँ या ना? चलिए तो नोट करिए क्वेश्चन को, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। मैं इसको भी यही रख रहा हूं, तो जो लोग नोट कर लेते हैं 130 कि भाई चल क्या रहा है और क्या हम कर, हटा देते हैं अब, है ना, ये हटा देते हैं। तो माइंड के अंदर चीजें बैठ चुकी हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे, अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में मुझे बी और डी, नॉट डी, स्मॉल डी गिवन है। व्हाट इज दैट? मैं डेटा लिख लेता हूं ताकि बार बार ना जाना पड़े मुझे। 300 × 500, तो ये दे रखा 300 mm एंड डी दे रखा 500 mm। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, एल का वैल्यू 6 मीटर दे रखा है, लाइव लोड का वैल्यू 12 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है ना। और क्या क्या डाटा दे रखा है, 6 मीटर हो गया एंड लाइव लोड 12 हो गया, 4 बार 20 mm डाया, तो ये दे रखा है AST के लिए 4 बार 20 mm डाया, 20 mm डाया दे रखा है आपको, ये डेटा गिवन है। इससे COTA निकालना है, मॉडुलर रेशियो 19 और कवर 40 दे रखा है। तो मॉडुलर रेशियो हमें दे रखा है 19 और कवर DC = 40 mm। ये गिवन डेटा है जिसको लेके हमें बात करनी है। चलिए तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो करेंगे कैलकुलेट डेड लोड। कैलकुलेट डेड लोड, डेड लोड यानी कि DL हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। DL जो निकाला जाता है वो निकाला जाएगा कैपिटल B इंटू कैपिटल D इंटू 1 इंटू गामा, 1 इंटू गामा। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लोड के बारे में बता देता हूँ, लोड के बारे में बता देता हूँ। एक डाउट आया है, जो नॉर्मल लोड है उसी के बारे में। 100 में हम वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम और वैरायटी ऑफ लोड ज्यादा देख लेंगे। एक आता है मेरे पास में पॉइंट लोड, एक आता है पॉइंट लोड, एक आता है टोटल लोड। ध्यान से देखिएगा, एक आता है टोटल लोड और एक आता है लोड पर मीटर लेंथ, लोड पर मीटर लेंथ लोड पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ। तीनों का अंतर समझिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीनों का अंतर समझिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक बीम है जिसकी लेंथ L है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई इस बीम के सेंटर पे या कहीं पे भी एक लोड लग रहा है, दैट इज इन नेचर ऑफ द पॉइंट लोड। तो ये किसी भी एक लोकेशन पे लगता है और किसी एक इंटेंसिटी का, फिक्स इंटेंसिटी का लोड लग रहा है, दैट इज नोन एज द पॉइंट लोड। ये पूरी बीम के ऊपर किसी एक जगह मान रहे हैं हम लोग, किसी एक जगह मान रहे हैं, तो दिस इज नोन एज द पॉइंट लोड। अगर मैं इसमें देखता हूं तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई लोड लग रहा है। इस लोड को मैं क्या लिख रहा हूं, किलो न्यूटन पर मीटर। अगर ये 5 मीटर का बीम है, सुनना ध्यान से, अगर ये 5 मीटर का बीम है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भाई हर एक मीटर पर जो लोड लग रहा है वो इस इंटेंसिटी का लग रहा है। अगर इसका वैल्यू मान लेता हूं 10 है, 10 किलोमीटर पर मीटर है, तो पहले वाले 1 मीटर पर कितना लोड लग रहा है, 10। दूसरे वाले 1 मीटर पे कितना लग रहा है, इस पे भी 10 लग रहा है। तीसरे वाले 1 मीटर पे कितना लग रहा है, इस पे भी 10 लग रहा है। चौथे वाले 1 मीटर पे कितना लग रहा है, इस पे भी 10 लग रहा है। पांचवें वाले 1 मीटर पे कितना लग रहा है, इस पे भी 10 लग रहा है। तो किलो न्यूटन पर मीटर, हर एक मीटर पे इतनी इंटेंसिटी का लोड लग रहा है। तो हम लोग जब वैल्यू निकालते हैं तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं, पर मीटर में कर रहा हूं, तो ये यूडीएल फॉर्म में होगा और गिवन जो भी लेंथ है आपको उसके लिए वैल्यू दिया जाता है। तो यही चीज जब हम यहाँ कर रहे हैं, अगर मैं 1 लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले 1 मीटर के ऊपर कितना डेड लोड आ रहा है, डेड लोड का कितना वैल्यू आ रहा है, हर एक मीटर पे कितना आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये आ जाता है मेरे पास लोड पर मीटर लेंथ, जिसका कंसेप्ट ये है, इस यूनिट का मतलब ये है।
अब अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई मेरे पास ये जो बीम है, इसी चीज को मैं अलग मोड में लिख देता हूं। कैसे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास में आ जाता है कुछ ऐसे, और इसके ऊपर लोड मैंने लगा दिया कुछ ऐसे। ये हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा W किलो न्यूटन। इसका यूनिट भी किलो न्यूटन है, इसका यूनिट भी किलो न्यूटन। ध्यान से देखो, मैंने शेप जो शो किया है, जो इसका पैटर्न शो किया है, वो यूडीएल वाला है, लेकिन जो वैल्यू लिखी है वो फिक्स वाली लिखी है। यहां पे मैंने पैटर्न जो शो किया यूडीएल है, और वैल्यू भी मैंने यूडीएल वाली लिखी है, कोई अलग नहीं लिखा है। तो ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये लिखता हूं, तब उस केस में क्या लिखूंगा, सेम डेटा ले लेता हूं। मैंने W का वैल्यू 10 माना है, 5 मीटर का बीम है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 50 किलो न्यूटन। यहां पे क्या लिखूंगा, 50 किलो न्यूटन। पूरी बीम के ऊपर 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, जो कि पूरी बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरी बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 50 किलो न्यूटन का मोमेंट। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका मान भी 50 ले लेता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 किलो न्यूटन का लोड किसी भी एक पॉइंट पे लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 किलो न्यूटन पूरी बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक मीटर पे, 5 मीटर का बीम है, हर एक मीटर पे 10-10 यूनिट का लोड लग रहा है। तो लोड वही है, बट नोटेशन डिफरेंट है। तो आगे जो फॉर्मुलेशन अगर हम देखते हैं, तो वो भी इसका अलग अलग होगा, राइट। अगर मैं इस फॉर्मेट के लिए डेड लोड निकालूंगा, तो क्या लिखूंगा, B इंटू डी इंटू 1 इंटू गामा पर मीटर के लिए, क्योंकि मुझे लाइव लोड भी पर मीटर की फॉर्म में दे रखा है, तो मैं यहाँ पे डेड लोड भी पर मीटर की फॉर्म में निकालूंगा। वहीं अगर मुझे इसके लिए वैल्यू लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, DL इज इक्वल टू B इंटू डी इंटू L इज दिस इंटू गामा। तो डेड लोड भी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा, राइट। बट सामान्यतः अगर हम बात करें, तो ये वाला फॉर्मेट हम नहीं अडॉप्ट करते हैं। हम लोग पर मीटर को लेके बात करते हैं, और इसी से हम वैल्यू निकालते हैं, और ये वैल्यू होता है। क्लियर है? सो आई होप कि ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलो, तो यहाँ पे 1 क्यों लिखा गया, उसका कंसेप्ट ये है, ठीक है। तो ये सोम के अंदर हम लोग और भी देख लेंगे। तो अभी इसको सॉरी, तो ये बेसिक है, आप जानते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो भाई मुझे B चाहिए, B का वैल्यू दिया है, कैपिटल D अगर मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा स्मॉल d प्लस DC। स्मॉल d का वैल्यू 500 प्लस DC का वैल्यू हमें दे रखा 40, तो कैपिटल D का वैल्यू आ जाएगा 540 mm। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, दैट इज द DL इज इक्वल टू कैपिटल B, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 0.54 इंटू 1 इंटू 25। गामा जो RCC का होता है वो आ जाएगा मेरे पास में, दैट इज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये किलो न्यूटन में, तो मैंने सबको मीटर के अंदर रखा है। सो जब इसको सोल्व किया जाएगा, दैट DL इज इक्वल टू, सो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 0.54 into 1 into 25, so this value is the 4.05. This value is the 4.05 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड मुझे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज द, व्हाट इज दैट, लाइव लोड कितना दिया है, लाइव लोड का वैल्यू दे रखा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। सो लिखा भी होगा, हाँ लाइव लोड दे तो रखा है, तो लाइव लोड हो जाएगा 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड की अगर हम बात करें, तो टोटल लोड हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 12 प्लस 4.05, सो वैल्यू इज द 16.05
किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा दिस वन। एक इसको हम आगे ही कर लेते हैं। तो भाई मेरे पास में टोटल लोड आ चुका है। अब मुझे पता है कि लोड से बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगा, कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल हम ये जानते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल बीएम जो हो जाएगा दैट इज द WL²/8। तो ये हो जाएगा 16.05 इंटू 6²/8। सो दैट वैल्यू इज that value is 72.23 kilo Newton meter. This is the one, 72.23 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट आ गया। मेरे दिमाग में इक्वेशन क्या लिखी है, mr इज इक्वल टू 1/2 b इंटू XA इंटू CA d माइनस XA/3। mr की जगह मोमेंट चाहिए, मोमेंट निकाल लिया। अब मुझे CA का वैल्यू निकालने के लिए पहले XA चाहिए, तो उस इक्वेशन में सब मिल जाएगा ओनली CA को छोड़ के। तो तीसरा जो हम करेंगे वो हो जाएगा कैलकुलेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेट XA हम निकालेंगे। तो XA जो निकाला जाएगा वो हो जाएगा दैट इज BA इंटू XA। मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, B इंटू XA²/2 इज इक्वल टू M इंटू AST D माइनस XA। तो यहाँ पे हमें जो भी डेटा दे रखा है उसको पुट कर दीजिए। B का वैल्यू कितना दिया है, B का वैल्यू दे रखा है दैट इज द 300। सो ये हो जाएगा 300 इंटू XA²/2 इज इक्वल टू M9 इंटू AST कितना दिया है, M का वैल्यू 19 है और AST दे रखा 4/20 mm डाया। तो ये आपको जो दे रखा है दिस इज द 19 इंटू 4/20 mm डाया। तो 4 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू D इज द 500 माइनस XA। तो माइनस XA। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस इक्वेशन को जो भी ये डेटा दे रखा है, जहां तक मैं समझता हूँ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया होगा, इसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया होगा। कुछ वैल्यू मतलब इस फॉर्म के अंदर ये नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ x वैल्यू आ जाएगा इंटू XA² प्लस या माइनस जो भी आता है, फिर यहाँ पे कुछ नंबर होगा इंटू XA, फिर यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी नंबर होता है यहाँ पे फिर कुछ नंबर हैं और फिर इक्वल टू 0 करके इस फॉर्मेट में लाए होंगे। फिर कैलकुलेटर में इक्वेशन पुट करके जो भी उसको सोल्व किया होगा, जहां तक मैं समझता हूँ कुछ ऐसा किया होगा। बट ये आपको 9th क्लास का एग्जाम नहीं ले रहे हैं जहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सोल्व करना है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। दिस इज द कैलकुलेटर दैट इज द आई होप कि सबको चलाना आता है। इस इक्वेशन को एज इट इज कैलकुलेटर में टाइप कर लीजिए, ये सोल्व कर देगा। कैसे? तो ये हो जाएगा 300 इंटू अननोन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं जो यहाँ पे लिखा है। तो ये अल्फा करके ए करिए, ए का स्क्वायर बाई 2 फिर यहाँ पे देखो इक्वल लिखा हुआ है ऊपर, तो अल्फा करके इक्वल इज इक्वल टू आगे इक्वेशन लिख दो 19 इंटू 4 इंटू π/4 इंटू 20 का इक्वेशन एज इट इज हमने लिख दी। यहाँ पे शिफ्ट और सोल करके लिखा है, तो शिफ्ट और सोल 2 बार टाइप करिए, मतलब 2 बार उसको प्रेस करिए, ये सोल करके दे देगा। द वैल्यू इज द 213.54। तो ये XA का वैल्यू आ जाएगा 213
213.54 mm. This is the value of the XA. Need not to calculate. पहले क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करना है, ऐसा नहीं करना है। जिसके पास ये कैलकुलेटर है वो यहाँ पे अननोन को A से लिख सकते हैं। जिसके पास केसीओ का दूसरा वाला है जो सिल्वर कलर में है, उनको क्या करना है, अननोन जो लिखते हैं वो यहाँ पे कहीं X लिखा है तो उनको अननोन क्या लेना है, X लेना है, ठीक है ना, अननोन X लेना है। वहां पे A मत लिखना, A से सोल्व नहीं होगा। और लास्ट में जब इक्वेशन पूरा टाइप कर लेते हो तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, उनके लिए जो सिल्वर कलर वाले हैं, शिफ्ट सोल्व एंड देन इक्वल। जिनके पास सिल्वर कलर का केस ये वाला जो कैलकुलेटर है, जिनके पास ये वाला है, इसमें आप अननोन एक A लेंगे जो यहाँ पे लिखा है और इक्वेशन टाइप करने के बाद में शिफ्ट सोल्व 2 बार करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया XA। अब हमें CA का वैल्यू निकालना है, तो CA का वैल्यू कैसे होगा, तो फॉर CA